2 दिन और 2 रातों तक लगातार प्रोडक्शन करने के बाद मैंने आखिरकार हेलहाउंड के सारे सामान तैयार कर लिए। इसी दौरान मैंने समय निकालकर 200 एंटी एयरक्राफ्ट ट्रैक्ड व्हीकल्स भी तैयार कर लिए। सारे फायर आर्म्स को बॉक्सेस में अच्छी तरह पैक कर दिया गया, जबकि बुलेट्स और ग्रेनेड्स को व्हीकल्स के अंदर रख दिया गया। सारी प्रिपरेशंस पूरी करने के बाद मैंने सैटेलाइट मैप का इस्तेमाल करके निंगमाओ कंट्री की लोकेशन चेक की। आखिर में मैंने डिलीवरी के लिए एक रिलेटिवली आइसोलेटेड फॉरेस्ट को चुना। कोऑर्डिनेट्स कंफर्म करने के बाद मैंने कंप्यूटर खोला और हेलहाउंड को एक मैसेज भेजा। इसके बाद मैंने टाइम स्पेस ट्रांसपोर्टर को ऑपरेट करके सामान की डिलीवरी शुरू कर दी। 2 घंटे बाद निंगमाओ कंट्री के अंदर एक फॉरेस्ट के किनारे अब्बास बेचैनी से रिकॉग्नाइसेंस टीम के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। तभी उसके वॉकी टॉकी से अचानक एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, हेलहाउंड, हमें टारगेट मिल गया। सच में यहाँ सामान है और इसके साथ बहुत सारी एंटी एयरक्राफ्ट व्हीकल्स भी हैं। इस बार तो हम मालामाल हो गए। अब्बास ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी तुरंत एक्साइटमेंट झलकने लगी। अल्फा ने सच में मुझसे झूठ नहीं कहा था। सामने वाला वाकई भगवान की तरह जेनरस है। मैं मान गया। इस बार तो सच में पूरी तरह कन्विंस्ड हो गया। गॉड सर, अब्बास आपको अपना दोस्त मानता है। यह कहते ही अब्बास ने अपनी पूरी बड़ी फोर्स को बुलाना शुरू कर दिया और सभी को फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर फ्लावर कंट्री के क्योटो स्थित एक आर्मी बेस में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इक्विपमेंट WEI रिसेप्शन रूम में डोमेस्टिक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। डेप्यूटी मिनिस्टर साहब, बयम कंट्री के नए मॉडल के टैंक के बारे में आपका क्या विचार है? डेप्यूटी मिनिस्टर साहब, बाहर ऐसी रूमर्स भी चल रही हैं कि इस टैंक के साथ हमारे झोंगुआ कंट्री के संबंध काफी गहरे हैं। क्या यह सच है? बयम कंट्री के अपोकलिप्स टैंक के सामने आने के बाद पूरी दुनिया के देशों का इस पर क्लोज अटेंशन है। यह टैंक असल में एक गेम का आइटम था, फिर अचानक इसे रियलिटी में कैसे बना दिया गया? आखिर इसे किसने डेवलप और प्रोड्यूस किया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया के तमाम देश अर्जेंटली तलाश रहे हैं। सबसे पहले डामाओ कंट्री सबके शक का सबसे पहला टारगेट बना, लेकिन हालात का डेवलपमेंट उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। आखिरकार अंदर का भेदिया जॉन बुल ही निकल आया। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने खास तौर पर जॉन बुल पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया और उसे अपोकलिप्स इंसिडेंट की सच्चाई बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अपनी बेहद एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के कारण झोंगुआ कंट्री भी एक बेहद सस्पिशियस अल्टरनेटिव टारगेट बन गया। लेकिन झोंगुआ कंट्री को अपनी असली ताकत और कैपेबिलिटीज का खुद पता था, इसलिए वह बेवजह ब्लैक पॉट अपने सिर लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए झोंगुआ कंट्री की मिलिट्री ने केयरफुली एक न्यू इक्विपमेंट लॉन्च इवेंट तैयार किया। मिलिट्री ने प्लान बनाया कि पहले ही कुछ नए वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट पब्लिकली अनाउंस किए जाए, ताकि इसी मौके का फायदा उठाकर अपोकलिप्स टैंक से अपना संबंध साफ तौर पर डिनाई किया जा सके। लेकिन जैसे ही WEI रिपोर्टर्स के सवालों को हैंडल करते हुए अपोकलिप्स टैंक से किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार कर रहे थे, तभी अचानक हॉल के अंदर एक महिला की चीख सुनाई दी। हे भगवान, तुम लोग गेस करो कि मैंने क्या देखा। यह सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद सभी रिपोर्टर्स ने एक साथ मुड़कर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ी उस महिला की तरफ देखा। वह झोंगुआ कंट्री के किसी लोकल टीवी स्टेशन की रिपोर्टर थी, इसलिए उसकी सीट थोड़ी पीछे थी। उसके बगल में बैठे एक मेल रिपोर्टर ने यह देखकर ताना मारते हुए कहा, क्या मैनर्स हैं तुम्हारे? ऐसा क्या देख लिया कि इतनी बड़ी बात बना रही हो? यह कहते हुए वह भी उस महिला की नजरों का पीछा करते हुए विंडो के बाहर देखने लगा। वो अपोकलिप्स टैंक नहीं है क्या? यह कहते हुए मेल रिपोर्टर ने तुरंत अपना DSLR कैमरा उठाया और धड़ाधड़ फोटोज खींचने लगा। बाकी रिपोर्टर्स ने यह सुना तो वे भी जल्दी से फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद हर तरफ अलग अलग कैमरास की क्लिक क्लिक की आवाज गूंजने लगी। उस समय WEI पूरी तरह से स्टन रह गया। ये क्या हो रहा है? अपोकलिप्स टैंक हमारे ही मिलिट्री बेस में? WEI पोडियम पर खड़ा होकर बाहर का पूरा सीन साफ देख सकता था। विशाल परेड ग्राउंड पर एक के बाद एक परफेक्टली अलाइंड अपोकलिप्स टैंक्स की पूरी कतारें खड़ी थीं। ये इतने बड़े बड़े गाइस यहाँ आए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उड़कर यहाँ आए हों? नहीं, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फोटोज लेना बंद करो। सारे कैमरास ऑफ करो। इस फुटेज को काट कर दो, इसे बिल्कुल ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। एक पल में पूरा रिसेप्शन हॉल अफरातफरी में बदल गया। मिलिट्री बेस ने तुरंत लेवल 1 अलर्ट एक्टिवेट कर दिया और इमरजेंसी में सिग्नल जैमिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया। इस तरह रिपोर्टर्स द्वारा खींची गई फोटोज को बाहर ट्रांसमिट करना मुमकिन नहीं रहा।
आधे घंटे बाद बेस के कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1 में बेस के सभी प्रमुख सीनियर ऑफिसर्स एक जगह इकट्ठा हुए। डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल एक्साई टायानहुआ ने वीडियो कॉल पर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती नहीं है तो तुम्हारी बात के हिसाब से वे टैंक्स बस शू की आवाज के साथ अचानक अपीयर हो गए। ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है। एक्साई टायानहुआ एक्साइटमेंट के कारण इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि बाकी लोगों ने तुरंत सिर झुका लिया और ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। WEI मीटिंग टेबल के सामने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था और धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, जी हाँ। ड्यूटी पर तैनात सेंट्रीज ने अपनी आंखों से यह सब देखा था, लेकिन अननोन रीजन की वजह से पूरा सर्वेलेंस सिस्टम खराब हो गया, इसलिए कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। यह सुनते ही एक्साई टायानहुआ ने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपनी कनपटियां दबाईं। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने कैमरा की तरफ देखा और फिर पूछा, तुमने अभी ये भी कहा था कि एक व्हीकल के अंदर एक नोट भी छोड़ा गया है? हाँ, लेकिन उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, टैक्स डिडक्शन पर्पसेस, यानी टैक्स पेमेंट के लिए इस्तेमाल करें। एक्साई टायानहुआ ने उन 3 शब्दों को पढ़ा तो अचानक उसका सिर और भी दर्द करने लगा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसके बाद उन्होंने जोर से एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, इस मामले को मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले करूंगा। तुम लोगों को हर हाल में मीडिया का मुंह बंद रखने का इंतजाम करना होगा, वरना इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना हमारे लिए सच में मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ पेप्सी भरी सांस छोड़ दी। मिलिट्री साइड के लोग जहां इस मामले को लेकर अपना सिर पकड़कर बैठे थे, वहीं मिलिट्री साइंस एकेडमी के एक्सपर्ट्स के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। इतने सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल करके रिसर्च करने का मौका मिलने से कई मुश्किल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था, और रियलिटी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। अपोकलिप्स टैंक्स ने एक्सपर्ट्स को बहुत सारी इंस्पिरेशन दी। उनमें से आधी से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को तो सीधे ही इस्तेमाल किया जा सकता था। बस अपोकलिप्स टैंक का सेल्फ रिपेयर फंक्शन ऐसा था जिसे एक्सपर्ट्स अब तक किसी भी तरह समझ या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। झोंगुआ कंट्री की मिलिट्री जब इस पूरे मामले में बुरी तरह बिजी थी, उसी दौरान मैंने आखिरकार हेलहाउंड का ऑर्डर भी पूरा कर दिया। पेमेंट और गुड्स का हिसाब क्लियर होने के बाद मैंने तय किया कि फिलहाल कुछ दिनों तक लो प्रोफाइल रहना बेहतर होगा। आखिरकार संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसीज अब मुझ पर नजर रखने लगी थी। अगर मैंने इस समय बहुत ज्यादा मूवमेंट्स की तो मेरे एक्सपोज होने का खतरा काफी बढ़ जाता। इसलिए मैंने अपनी मॉडल फैक्ट्री को टेम्पररीली बंद कर दिया और अब मैंने अपने सिस्टम को अच्छी तरह एक्सप्लोर और समझना शुरू कर दिया। 2 बार आर्म्स डील्स करने के बाद मुझे 30 बिलियन प्रिटी करेंसी और 112 मिलियन झोंगुआ करेंसी मिले। अगर इन्हें सिस्टम करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो मेरे पास कुल 1.408 बिलियन सिस्टम कॉइन्स हो गए। सारे तरह के खर्च और प्रोडक्शन कॉस्ट्स निकालने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट 753 मिलियन सिस्टम कॉइन्स रहा। सिर्फ कुछ ही दिनों में 700 मिलियन से ज्यादा सिस्टम कॉइन्स कमा लिए। अगर इन्हें सब झोंगुआ करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यह रकम देखकर कोई भी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। आखिर रिच आदमी किसे कहते हैं? अब मैं पूरी तरह से एक रिच गाय बन चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि खुद को अच्छी तरह रिवॉर्ड करना चाहिए। लक्जरी मैंशन, लक्जरी कार्स और ल्यूरुयन, क्या ये सब रिच लोगों के स्टैंडर्ड पैकेज नहीं है? लेकिन आखिर में मेरी रैशनैलिटी ने मेरी डिजायर्स पर जीत हासिल कर ली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही असली रास्ता है। पहले मुझे अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। यह सोचकर मैंने तुरंत सिस्टम के टेक्नोलॉजी ट्री अपग्रेड पेज को खोल लिया। लेकिन अगर मैंने उसे देखा ही न होता तो बेहतर था। देखते ही मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं लगभग टेबल ही पलट देता। ये सिस्टम भी ना, सच में बहुत चीटिंग है। इस समय मेरी नजर के सामने जो चीज थी वह थी अलग अलग टेक्नोलॉजी ट्री एक्टिवेशन कंडीशंस। मिलिट्री डी लेवल टेक्नोलॉजी ट्री एक्टिवेशन कंडीशन, 800 मिलियन सिस्टम कॉइन्स की पेमेंट। अनलॉक होने के बाद हैवी मशीनरी, आर्मोर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स आदि जैसे लो टू मिड मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे। मिलिट्री सी लेवल टेक्नोलॉजी ट्री एक्टिवेशन कंडीशन, 3.8 बिलियन सिस्टम कॉइन्स की पेमेंट। अनलॉक होने के बाद फाइटर जेट्स, मीडियम साइज्ड वॉरशिप्स, मीडियम लेवल न्यूक्लियर वेपन्स आदि जैसे मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे। मिलिट्री बी लेवल और उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी ट्रीज, होस्ट के पास अभी इन्हें देखने की परमिशन नहीं है, एक्सेस प्रोहिबिटेड है। यह देखकर मेरे मुंह का आकार तुरंत उल्टे चांद जैसा हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना गरीब भी हूं क्या? मैं उदास चेहरा बनाकर बड़बड़ाते हुए सिस्टम को स्क्रॉल करने लगा। तभी सिस्टम की डिस्प्ले स्क्रीन अगले पेज पर चली गई। सिविलियन एफ लेवल टेक्नोलॉजी ट्री एक्टिवेशन कंडीशन, 100 मिलियन सिस्टम कॉइन्स। अनलॉक होने के बाद न्यू एनर्जी सुपर बैटरीज, सिविलियन सुपर इंटेलिजेंट एआई चिप्स, कार्बन फाइबर सुपर कॉम्पोजिट मटेरियल्स और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे।
दिखाई गई इन चारों सिविलियन ब्लैक टेक्नोलॉजीज को देखकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। डेटा और स्पेसिफिकेशंस से पता चल रहा था कि ये प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में मौजूद उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स से 2 गुना से भी ज्यादा पावरफुल थे। अगर मैं इन टेक्नोलॉजीज को आपस में इंटीग्रेट करके कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना दूं, तो आगे चलकर मेरे पास पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। आखिर तब पैसा ढेर के ढेर मेरे पास आता रहता।